पिछले कुछ दिनों से अनु की बहू गीतिका की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। काफी दवाई लेने के बाद भी गीतिका की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था, जिसके चलते अनु गीतिका को एक बड़े अस्पताल में लेकर जाती है, जहां डॉक्टर श्वेता उससे बोलती है, अनु जी, आपकी बहू के कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं इनको क्या हुआ है। जी ठीक है डॉक्टर, आज ही अपनी बहू का ब्लड टेस्ट करवा ही देते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट हॉस्पिटल में ही हो जाएंगे। मैं अभी स्टाफ बॉय को बुला देती हूँ, वो आपके बहू को ब्लड टेस्ट के लिए ले जाएगा। इतना कहकर श्वेता अपने टेबल पर रखे बेल को बजाती है। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ का एक लड़का वहाँ पर आता है। श्वेता एक स्लिप में उसे गीतिका के टेस्ट के बारे में लिखकर दे देती है। एक लड़का गीतिका को अपने साथ लैब में ले जाता है, जहाँ गीतिका के अलावा एक और पेशेंट बैठी हुई थी। तभी वो लड़का बोलता है, आपका नाम क्या है? गीतिका। और आपका नाम क्या है? गीतिका। क्या बात है, कमाल की बात हो गई, दोनों का नाम सेम टू सेम। चलिए कोई नहीं, मैं दोनों का ब्लड सैंपल ले लेता हूँ। सुनिए, मेरे वाले पे आप गीतिका चौहान लिख दीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। इतना कहकर वो लड़का पहले गीतिका के ब्लड सैंपल लेता है और फिर साइड में रखकर उस लड़की के ब्लड सैंपल लेता है और दोनों को बाहर भेज देता है। तभी उस लड़के का फोन बजता है और वो फोन पर बात करने लगता है। इसी बीच गलती से दूसरी लड़की के ब्लड सैंपल के ऊपर वो गीतिका के नाम के स्लिप लगा लेता है। ब्लड सैंपल के टेस्ट को लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। अगले दिन अनु गीतिका को लेकर अस्पताल आती है। रिपोर्ट्स लेकर वो अनु के पास जाती है। डॉक्टर श्वेता रिपोर्ट पढ़कर बोलती है, जी देखिए, बात ये है कि आपकी बहू कुछ दिन की ही मेहमान है, इन्हें ब्लड कैंसर है और वो भी फाइनल स्टेज का। आई एम सॉरी, पर उनके पास वक्त बहुत कम है। ये क्या कह रही हैं आप? आपके कहने का क्या मतलब है कि मेरी बहू मरने वाली है? जी हौसला रखिए, जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं मैं वही बता रही हूँ आपको। आपको जरूर कोई धोखा हो रहा है, आप अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी बहू को इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको आपकी बहू का बहुत ख्याल रखना है। जब पेशेंट को ये पता हो कि वो मरने वाला है तो उसके लिए इस टाइम को काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप जितना हो सके अपनी बहू को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाकी जो भी दवाइयाँ हैं वो मैं लिख कर दे देती हूँ। इतना कहकर श्वेता प्रिस्क्रिप्शन लिखकर अनु को दे देती है। अनु उसे और रिपोर्ट्स को लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ गीतिका बोलती है, माँ जी, डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ? मैं ठीक तो हूँ ना? माँ जी क्या हो गया, कुछ बोलिए तो सही। बहू तू मरने वाली है, तुझे कैंसर हुआ है, तेरे पास बस थोड़े से ही महीने का समय रह गया है। अनु की बात सुनकर गीतिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोलती और एकदम से चुप हो जाती है। तभी अनु बोलती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास तुझे लेकर जाऊंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अपनी सास पर भरोसा रख बेटा। जैसे तैसे समझाकर अनु गीतिका को घर ले आती है। अपने मरने की बात सुनकर गीतिका एक अजीब सी सोच में डूब जाती है। अब वो ना ठीक से खाती थी और ना किसी से बात करती थी। बस सारा सारा दिन उसकी आंखों में आंसू यूं ही बहते रहते। ये देखकर अनु गीतिका से बोलती है, गीतिका बेटा, माना कि बहू तू मरने वाली है, तेरे हाथों में जीवन की रेखा बहुत कम है, पर जितनी है बेटा तू उसी में ऐसे रो रो कर क्यों बिता रही है? मुझसे तेरा ये दर्द देखा नहीं जाता बेटा। तेरे पास जितना वक्त है उसमें तू हंस खेल, तुझे जो चाहिए वो कर, पर खुद को ऐसी तकलीफ मत दे बेटा। माँ जी मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। जब जब मुझे ख्याल आता है मेरे पास बस गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। मैं हर दिन एक मौत मरती हूँ माँ जी। मुझे तो यमराज साक्षात दिखाई देते हैं। मुझे तो आपके अंदर भी यमराज दिखाई देते हैं। मैं आप लोगों पे बोझ बन गई हूँ। इससे तो अच्छा था भगवान मुझे सीधे बुला लेता। मैं ऐसे दिन दिन नहीं मर सकती माँ जी, नहीं मर सकती। इतना कहकर गीतिका रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते हैं। गीतिका की कैंसर की बीमारी धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चलने लगती है। हर कोई उसे सिंपैथी देने के लिए उसके घर पर आता है और गीतिका धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। ऐसी अनु की देवरानी कुमकुम गांव से गीतिका का पता लेने आती है और बोलती है, दीदी, बहू के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा कि बहू मरने वाली है। ये बात सोच सोच के हमारा कलेजा छिला जा रहा है। ना जाने आप ये गम कैसे पी के जी रही हो। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ?
मैंने हर किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन गीतिका के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बहू मुझे छोड़कर चली जाएगी, इस सच को मैं झुठला नहीं सकती हूँ। दीदी हौसला रखिए, आप ही को तो बहू को हिम्मत देनी है। और कितना हौसला बनाऊं कुमकुम, हौसला देते देते तो मैं खुद टूट गई हूँ ना जाने मेरी बहू के भाग्य में ये क्यों लिखा था। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन किसी को अब तक इस बात की खबर नहीं थी कि कैंसर की एक रिपोर्ट ब्लड टेस्ट पर बना दी गई है। डॉक्टर श्वेता कैंसर के अकॉर्डिंग गीतिका का ट्रीटमेंट करती जाती है। गलत मेडिसिन खाने की वजह से अब गीतिका की तबीयत और ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है, साथ ही उसका डिप्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है। अनु फिर से गीतिका को डॉक्टर श्वेता के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर गीतिका की हालत को देखकर बोलती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जो सिम्टम्स कैंसर पेशेंट के अंदर दिखते हैं वो तो इनमें दिखाई नहीं दे रहे, जबकि इनकी ब्लड रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इनको 3rd स्टेज ऑफ कैंसर है। ट्रीटमेंट भी उसी की अकॉर्डिंग किया जा रहा है, फिर भी रिजल्ट कुछ और ही बयां कर रही है। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बहू को मैं ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरी बहू मरने से पहले ही जिंदा लाश हो गई है। गीतिका, क्या कुछ बात है जो हम सबको ना पता हो और तुम जानती हो? कुछ है तो प्लीज बताओ, ताकि मुझे कुछ समझ आ सके। प्लीज गीतिका बोलो। डॉक्टर, मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उस दिन वहाँ। इतना कहकर गीतिका डॉक्टर श्वेता को ब्लड टेस्ट के दौरान मिली गीतिका नाम की उस लड़की के बारे में बताती है। ये सब सुनकर डॉक्टर श्वेता गीतिका और अनु को बाहर भेज देती हैं, जिसके बाद डॉक्टर श्वेता उस लड़के को बुलाती हैं, जहां पर गीतिका का टेस्ट किया गया था, और जिसने गीतिका का टेस्ट किया था उससे वो बातें करते हुए बोलती हैं, क्या तुम श्योर हो कि उस दिन जो गीतिका चौहान के नाम से तुमने ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में भेजा था वो इन्हीं का था? हाँ मैडम, इन्हीं का था। पर क्या? अब मैडम वो ना बीच में मुझे ना कॉल आ गया, और जब मैंने कॉल रखा ना तो मैं भूल गया कि गीतिका चौहान कौन है और गीतिका कौन है। तो मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और लिख दिया। आर यू मैड? तुम जानते भी हो तुम्हारे इस दिमाग लगाने की वजह से किसी का कितना नुकसान हो सकता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हें ड्यूटी पर फोन अलाउड नहीं है, फिर तुमने फोन यूज क्यों किया? जल्दी से दूसरी वाली गीतिका की भी रिपोर्ट की कॉपी लेकर आओ अभी। इतना कहकर वो लड़का फटाफट से दूसरी वाली गीतिका की रिपोर्ट की कॉपी लेकर आता है। अनु और गीतिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। डॉक्टर फिर से गीतिका का ब्लड सैंपल लेते हैं और इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट लेबोरेटरी से मंगवाती है, जिसके बाद अनु और गीतिका को वापस से अपनी केबिन में बुलाती है और बोलती है, अनु जी, आपके लिए गुड न्यूज है, अब आपकी बहू नहीं मरने वाली है। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर? मतलब ये खुशी की बात है, लेकिन पहले जो आपने कहा था मेरी बहू बच नहीं सकती, वो कैसे मुमकिन हुआ? ये आपको वही बताएगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने ना गलती से ना ब्लड सैंपल चेंज कर दिया, और जिसके कारण आपको ये लगा कि आपकी बहू को बीमारी हो गई है, और इलाज के लिए जो दवाइयाँ इनको दी गई उसे खाने से इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और ये डिप्रेशन में चली गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी इस माफी की कोई वैल्यू नहीं है। पेशेंट की नजरों में डॉक्टर उनके लिए भगवान होते हैं। कितना भरोसा करके कोई पेशेंट हमारे पास इलाज करवाने के लिए आता है, लेकिन तुम जैसे लोगों की गलती की वजह से कितने ही ट्रीटमेंट गलत हो जाते हैं। अगर गीतिका जी को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? जिस पेशेंट को इलाज की जरूरत थी उसे इलाज नहीं मिल पाया, और जिन्हें जरूरत नहीं थी वो खामखा बीमारियों का शिकार हो गई, वो भी सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। आज के आज ही मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी। इतना कहकर डॉक्टर श्वेता उस लड़के को वहाँ से भेज देती हैं। बेटा, अब तो नहीं मरने वाली है तू जानती नहीं है कि मैं इस बात को सुनकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सारे सच का पता लगाया। इतना कहकर अनु गीतिका को वहाँ से ले जाती हैं, और अब गीतिका बिना किसी मौत के डर से अपना जीवन बिताती है। उमा 2-3 साड़ी लेकर अपनी बहू आशिका की कमरे में जाती है और बोलती है, बहू जरा देख तो इन दोनों में से कौन सी साड़ी ठीक लगेगी मुझ पर। माँ जी, आप साड़ी क्यों देख रही हो? कहीं बाहर जाना है क्या आपको? हाँ, वो पड़ोसन है ना अपनी, उसके साथ ही जाना है। वो क्या कहते हो तुम लोग,
किट्टी पार्टी। आज मेरी उम्र की औरतें मिलकर किट्टी पार्टी कर रही हैं, तो वहीं जाना है मुझे। वाह माँ जी, आपकी तो किटी पार्टी चल रही है और मैं कहीं चली जाऊँ तो आपको दिक्कत होती है। तुझे कहाँ ही जाना होगा, तू तो घर संभाल बस। कहाँ बाहर जाना है तुझे? बाहर तो कहीं तब जाऊँ ना मैं जब आप मुझे जाने दोगी, कहीं जाने ही नहीं देती हो आप मुझे। तू ये सब मत कर, मुझे बस इतना बता कि साड़ी कौन सी अच्छी है। माँ जी, ये वाली ज्यादा अच्छी है और आप पर बहुत अच्छी लगेगी, है ना? मुझे भी यही पसंद आई थी। मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी, खामखाई तुझसे पूछने आई मैं। माँ जी, जब आपको मेरी पसंद के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है तो आप मुझसे पूछने क्यों आती हो? खुद पसंद कर लिया करो ना। बहू, तुझसे कुछ पूछ लिया है मैंने तो इतना बन मत, ठीक है ना? बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे बिना इस घर का कुछ हो ही नहीं सकता। तुझसे पूछ लिया तो इतना बुरा लग गया क्या तुझे? माँ जी, बुरा नहीं लगा है मुझे, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि अगर मुझसे किसी बात की सलाह मशवरा लेती हो तो कभी तारीफ भी कर दिया करो ना। मैं आपकी ही बहू हूँ, पड़ोसियों की नहीं। हाँ तो क्या हुआ, पड़ोसियों की बहुएं भी तेरी तरह हैं। तुझमें कुछ खास नहीं है, समझी? तुझसे कुछ बात क्या कर लो, अपना ही दुखड़ा गाने लगती है। तुझसे अच्छी तो पड़ोसियों की ही बहुएं हैं। ठीक है, आप सही और मैं गलत। अब तो खुश हो ना, या और भी कुछ रह रहा है? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं तो किट्टी पार्टी में ही खा कर आऊंगी और नवीन भी देर से आएगा, तो तू दिन में जो बना था वही खा लियो। क्या अब अपने अकेले के लिए तू खाना बनाएगी? हाँ, यही तो बचा है। माँ बेटे बाहर घूमते रहे और बहू घर में बासी खाना खाए। जब कहीं चली जाऊंगी ना, तभी माँ जी को अपनी बहू की असली कीमत का एहसास होगा। उमा आशिका को हमेशा ही सुनाती रहती थी, उसे किसी न किसी बात पर नीचा दिखाती रहती। और आशिका अपने लिए बोलती तो है, लेकिन उमा उसकी बात को जरा नहीं सुनती और सुनाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद आशिका का पति नवीन सुबह उठता है और घड़ी में समय देखता है और नवीन को ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। तो वो आशिका से कहता है, आज तो मैं ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। मैंने तो फाइल भी पूरी नहीं की है। पक्का आज सर ना मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। मेरा तो अब मन ही नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। आप पहले जाओ, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं जो सोच रहा हूँ ना वो भी हो सकता है। नवीन ऑफिस के लिए जल्दी से रेडी होकर जाने लगता है। तैयार होकर वो नाश्ता करने आता है और अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था। तभी वहाँ आशिका नवीन की ऑफिस की फाइल लेकर आती है और कहती है, चलो अच्छा है आपने नाश्ता भी कर लिया, मैंने आपकी फाइल पूरी कर दी है। एक बार आप रीचेक कर लेना, अपने हिसाब से मैंने सब ठीक किया है इसमें। क्या तुमने इतनी जल्दी मेरी फाइल कंप्लीट कर दी? सही है। अरे आप भूल क्यों गए कि मैंने भी MBA कर रखी है, ये सब मुझे आता है। अब ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके ना सबसे अच्छा काम किया है। मुझे अपने आप पे गर्व है। हाँ नवीन, तेरी ही तो पसंद है। तेरे साथ रह रहकर बहू भी समझदार हो गई है। तेरे ऑफिस के काम में मदद की, तेरे लिए ही अच्छा है। अब बहू घर का काम भी कर लेगी और तेरी ऑफिस के काम में मदद भी कर देगी। लेकिन माँ जी, मुझे घर के ही इतने काम होते हैं, कभी कभी ही मदद कर सकती हूँ ना, ऐसे रोज थोड़ी। बहू तू ना धीरे धीरे कामचोर बनती जा रही है। मैं सब समझ रही हूँ तुझे। दो काम क्या बोल दो, तेरे तो नए नए बहाने आ जाते हैं। अरे अपने पति की मदद करेगी ना, इसमें क्या परेशानी है? माँ सही बोल रही है। और घर का काम क्या ही होता है, इधर झाड़ू मारी उधर पोछा मारा, काम खत्म। और इतने से ही काम में तुम थक जाती हो, इतनी भी काम चोरी मत दिखाओ। तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा? मैं हूँ ना, अच्छे से समझा दूंगी बहू को कि काम कैसे संभालते हैं। इनकी तो मदद करके ही गलती कर दी मैंने। ऑफिस में जाते और अपने सर से सुनते ना, तब पता चलता इन्हें। हर बात में सुनाते ही रहते हैं ये लोग तो। बहू जा, नवीन का टिफिन पैक कर दे, ऑफिस भी जाना है उसे। तुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को तो बहुत काम है। जा आप टिफिन पैक कर दे अच्छे से। उमा और नवीन दोनों का ही स्वभाव एक जैसा था। दोनों की इन सब बातों से आशिका को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके घर में किसी को भी आशिका की नहीं पड़ी थी। उन्हें तो बस यही लगता था कि आशिका का काम ही यही है, इसीलिए वो सब कभी भी आशिका की तारीफ नहीं करते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद उमा अपनी पड़ोसन गीता के साथ बाहर मोहल्ले में बैठी हुई थी। काफी देर तक बातें करने के बाद वो गीता के साथ अपने घर आती है और आशिका को बुलाकर कहती है, बहू चाय बना दे मेरे और गीता के लिए।
माँ जी, बर्तन तो अभी तक धुले नहीं हैं। मुझे थोड़ा समय लगेगा चाय बनाने में। मैं 4 घर घूम के भी आ गई और तेरा काम नहीं हुआ अभी तक। ओ माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी तबीयत खराब नहीं है, तू बस नाटक कर रही है ताकि काम ना करना पड़े। अरे उमा, ऐसे क्यों बोल रही है? क्या पता सच में तबीयत खराब हो। देख कैसे कमजोर सी लग रही है। अरे तू नहीं जानती इसे, हर वक्त बहाना ही देखती है कि कौन सा बहाना बनाऊं और काम से बच जाऊं। तू ना पागल ही है। तेरी बहू सारा काम अकेले संभालती है, तभी तो तू बाहर कितनी भी देर तक घूम लेती है। बहू की कीमत अभी नहीं पता चल रही है, लेकिन तुझे एक दिन पता जरूर चलेगी। कुछ भी, अरे ये हमेशा के लिए कहीं चली भी जाए ना तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। फिर तो तू कुछ ज्यादा ही पत्थर दिल है, तभी तो तुझे फर्क नहीं पड़ता है। माँ जी, वैसे मेरी माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब है, तो मैं कुछ दिन बाहर रहने जा सकती हूँ। अब बोल, तू अपनी बहू को उसके मायके तक नहीं भेज सकती है क्या? मुझे कोई परेशानी नहीं है बहू को मायके भेजने से। एक काम कर बहू, तू मायके जा और जब मन हो वापस आने का तभी आइयो। अब ठीक है ना? बहू को मायके जाने के लिए बोल तो दिया है, लेकिन ध्यान रहे कोई परेशानी ना हो तुझे। अरे मुझे क्यों परेशानी होगी, पहले भी तो सब मैं ही करती थी ना, तब तो कुछ नहीं हुआ। बहू के आने के बाद कुछ अलग थोड़ी हुआ था। मैं मदद ना करूँ तो बहू से काम ना हो। तब तो और भी अच्छी बात है। तुझे बार बार अपनी बहू को काम के लिए समझाना नहीं होगा। कुछ दिन तुझे तो सुकून के मिल गए ना। हाँ सच में, बहू तो एक काम नहीं करती, बस दिमाग ही खाती रहती है। अपने मायके जाएगी तो थोड़ी शांति मिलेगी मुझे, मेरे लिए ही अच्छा है ये तो। उमा अपनी बहू को मायके भेजने के लिए मान जाती है और आशिका कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है। आशिका की अपने मायके जाते ही सारा काम उमा को करना पड़ता है। कुछ दिनों तक तो उमा जैसे तैसे काम कर रही थी, लेकिन एक दिन जब उमा कपड़े धो रही थी तो उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। उसे कमर पर चोट आती है। ये बात जब आशिका को पता चलती है तो वो अपने मायके से तुरंत वापस आती है और जैसे ही उमा आशिका को देखती है तो बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, तेरे पीछे मैं अकेले इतने दिन भी घर नहीं संभाल पाई और जब तू सब अकेले करती थी तो मैंने तुझे कभी अहमियत नहीं दी। माँ जी, आप वो सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि आप तो ठीक हो ना? ज्यादा कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बहू, लेकिन गीता सही कहती थी, बहू की कीमत तभी पता चलती है जब वो दूर हो जाती है। और इन कुछ दिनों में सच में मैंने तुझे बहुत याद किया। माफ कर दे बहू, मुझे तेरी कीमत पता चल गई है। उमा को अपनी गलती समझ आती है और वो अपनी बहू की कीमत को अच्छे से समझने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।